हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर में भारतीय राज्य व्यवस्था के डे 6 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संसद और संसदीय समिति को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। तो अगला देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो कथन एक सही है, संसद के पास सार्वजनिक सेवाओं के लिए व्यय को अधिकृत करने और उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने का एकमात्र अधिकार है जिनके लिए उस धन को विनियोजित किया गया है। यह आवश्यक राजस्व जुटाने के तरीके और साधन भी प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि जो धन दिया गया था वह अधिकृत उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया है। कथन दूसरा गलत है। वर्ष 1954 में विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कथन पहला गलत है। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चुनाव एक संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। कथन दूसरा गलत है। संसद ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के लिए प्रत्येक चुनाव अधिनियम 1965 को अधिनियमित किया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही विकल्प की पहचान करना है। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। कथन पहला गलत है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि नहीं होता है। 6 मिलियन से कम जनसंख्या वाले राज्य शामिल नहीं है। राज्यों को इस तरह से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों के बीच का अनुपात समान है। कथन दूसरा सही है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कथन तीसरा गलत है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्य किसी भी संख्या में पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं। कथन चौथा गलत है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना आवश्यक नहीं है। पहले उन्हें मतदाता होना आवश्यक था, लेकिन 2003 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। पहला कथन गलत है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद के लिए चुना जाता है तो संविधान चुनाव को शून्य घोषित करने और मतदान की प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम इससे निपटता है। कथन दूसरा गलत है। यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने से पहले सदन में मतदान करता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। कथन तीसरा भी गलत है। सदन किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है यदि संबंधित सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 कार्य दिवसों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। पहला कथन गलत है। जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे सदन में उपस्थित रहने और अध्यक्षता न करने का अधिकार है। कथन दूसरा सही है। अध्यक्ष पहले मतदान नहीं करता, वह वोटों की बराबरी के मामले में निर्णायक वोट का प्रयोग करता है। ऐसा स्पीकर के कार्यालय की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है। कथन तीसरा जो है गलत है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। कथन पहला गलत है। लोकसभा अध्यक्ष को संविधान लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों और संसदीय परंपराओं से शक्ति प्राप्त होती है। कथन दूसरा सही है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सदन में मर्यादा बनाए रखना है। कथन तीसरा गलत है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन में गुप्त बैठक की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करना है। तो आंसर हो जाएगा ए। कथन पहला गलत है। 10वीं सूची के तहत अयोग्यता के संबंध में उसका निर्णय की होलन मामले तक न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित अब नहीं था। कथन दूसरा सही है। वह विधेयी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कथन तीसरा सही है। वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। कथन चौथा सही है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज को भी नियंत्रित करता है। अगला, उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में कौन सा जो है सही पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। कथन पहला गलत है। संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है। चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। कथन दूसरा गलत है।
उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ पद नहीं है। उपाध्यक्ष सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। पहला कथन सही है। जब कोई उपसभापति संसदीय समिति का सदस्य बन जाता है तो वह स्वयंतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। यह उपसभापति को दिया गया एक विशेषाधिकार है। कथन दूसरा गलत है। 11वीं लोकसभा से अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से आते थे। 10वीं लोकसभा तक दोनों आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से आते थे। अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में जो है कितने कथन सही हैं? तो सी हो जाएगा। तीनों में से सभी जो है सही है। कथन पहला सही है। अध्यक्ष का पद बहुत प्रतिष्ठा और अधिकार से युक्त होता है, जिसके कारण इसे अनिवार्य भी कहा जाता है। सदन के आदेश और व्यवसाय के संबंध में अध्यक्ष के पास अंतिम अधिकार होता है। कथन दूसरा सही है। कोरम के अभाव में सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होने पर अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सदन के स्थगित कर दे और बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कोरम न हो जाए। कथन तीसरा सही है। सदन में प्रक्रिया को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने में अध्यक्ष का आचरण किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। यह उन्मुक्ति अनुच्छेद 122 के तहत प्रदान की गई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उदाहरण ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रेरणा दी? तो आंसर हो जाएगा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से बदल दिया गया। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो बी नहीं होगा, ए होगा। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऊपर बताया गया कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, तीसरा नंबर जो गलत है। कथन पहला सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। दूसरा कथन सही है। उसका मुख्य कारण नए सदस्यों को शपथ दिलाना व नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना है। कथन तीसरा गलत है। जब नया स्पीकर चुना जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 महीने के भीतर नहीं बल्कि तुरंत समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर बताए गए कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत निर्मित नए संसद भवन के बारे में ऊपर बताया गया सभी तथ्य जो है सही है। तो क्या क्या बताया गया है? नए संसद भवन हाल ही में स्थापित सेंगोल चोल साम्राज्य का प्रतीक है। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा की जो थीम है वो राष्ट्रीय फूल कमल है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शासन की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को रखने के लिए कुशल और टिकाऊ केंद्रीय सचिवालय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर बताए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। पहला कथन जो है गलत है। संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग सचिवीय कर्मचारी होते हैं जिनकी सेवा शर्तें संसद द्वारा विनियमित होती है। कथन दूसरा गलत है। जो 2 महासचिव होते हैं, एक लोकसभा के लिए और दूसरा राज्यसभा के लिए, संबंधित सचिवालयों के शीर्ष पर होते हैं। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को महासचिव की नियुक्ति करने का विवेकाधिकार होता है। भारत के समेकित कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पहला कथन सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय पेंशन भारत के समेकित कोष पर लगाई जाती है। कथन दूसरा सही है। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा सरकार को ऋण या ऋण के ब्याज को वापस करना है जिसने इसे लिया है उसे निधि में डाल दिया जाता है। कथन तीसरा सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय वेतन और भत्ते पेंशन जो है भारत की समेकित निधि पर भारित होता है। अगला, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभिकथन है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को भेजे जाने के बाद लोकसभा की सिफारिशों की प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है। कारण है, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, ए जो है असत्य है लेकिन आर सत्य है। कथन पहला गलत है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के और राज्यसभा को भेजे जाने के बाद राज्यसभा के विधेयक की प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर इसे वापस भेजना होता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर कानून बनाने की सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा संशोधन की सिफारिशें कर सकती है लेकिन लोकसभा इसके लिए बाध्य नहीं है। अगला देखते हैं, कथन दूसरा सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा डी, धन विधेयक को 14 दिन से अधिक अवधि के लिए विलंबित नहीं करना। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के संबंध में प्रावधान है। यदि धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस नहीं किया जाता तो इसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3।
पहला कथन सही है। अपनी बड़ी आबादी के कारण उत्तर प्रदेश में संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। कथन दूसरा सही है। राष्ट्रपति के पास संसद की किसी भी सदन को बुलाने, अनुच्छेद 85 और स्थगित करने की शक्ति है। कथन तीसरा गलत है। लोकसभा के कोई सदस्य के रूप में बने रहने के लिए आयोग्य नहीं होता यदि सदस्य को उस राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है जिससे वह सदन के लिए चुना गया था। वह तब आयोग होता है जब ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, बिना पूर्व अनुमति के दिए गए निर्णय के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान से परहेज करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभिकथन क्या है? धन विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पेश किया जा सकता है। कारण, संसद का निचला सदन एक लोकप्रिय रूप से निर्वाचित निकाय है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा है? तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना है। धन विधेयक से संबंधित है ये, तो आंसर हो जाएगा डी। पहला कथन गलत है। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य दोनों ही पेश कर सकते हैं। दूसरा कथन भी गलत है। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए फिर से भेजा जाना चाहिए। कथन तीसरा गलत है। संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए पुनर्विचार विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है या नहीं। चौथा कथन जो है सही है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे विचार के लिए विधान परिषद को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला कथन गलत है। लोकसभा के लिए नियमों के अनुसार सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है केवल तभी जब वह लोकसभा का सदस्य हो या कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो उसे सदन के नेता के रूप में कार्य करने की प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जा सकता है। कथन दूसरा गलत है। राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। तीसरा कथन गलत है। राज्यसभा में सदन का नेता राज्यसभा में सदन के उपनेता को नामित करता है। विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में जो है कौन सा कथन और कितने कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी। कोई नहीं, सारे कथन जो है सही है। पहला कथन, विपक्ष का नेता सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या इससे अधिक सदस्य वाले सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। दूसरा कथन सही है। 1977 में संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के माध्यम से दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता मिली। कथन तीसरा सही है। राम सुभग सिंह लोकसभा के विपक्ष के पहले नेता और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। संसद के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। पहला कथन गलत है। किसी सदन के सत्रावसान और उसके पुनः समित होने की बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। संसद का सत्र पहली बैठक से लेकर राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान या लोकसभा के पहले मामले में विघटन तक चलता है। दूसरा कथन भी गलत है। पीठासीन अधिकारी सदन की बैठक को उस तिथि से पहले बुला सकता है जिस तिथि तक इसे स्थगित किया गया है। पीठासीन अधिकारी के पास स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन कोई विशिष्ट समय अवधि नहीं की शक्ति है। कथन तीसरा गलत है। राष्ट्रपति के पास सदन का सत्रावसान करने की शक्ति है जबकि यह सत्र में हो। कथन चौथा सही है। यदि लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरे होने से पहले भंग हो जाती है तो विघटन अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। पहला कथन गलत है। लोकसभा में लंबित लेकिन राज्यसभा में शुरू हुआ विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरा कथन भी गलत है। लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा से लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा सही है। लोकसभा में लंबित आश्वासन जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों पर सीमित द्वारा की जाती है समाप्त नहीं होता। चौथा कथन भी सही है। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता वह समाप्त नहीं होता। अंग्रेजी भाषा के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऊपर उल्लेखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। पहला कथन गलत है। संविधान ने घोषित किया है कि संसद में संचार के साधन के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि पीठासीन अधिकारी संबंधित सांसदों की मातृभाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। दूसरा कथन सही है। अधिनियम ने अंग्रेजी के निरंतर उपयोग 1965 के बाद भी को अनिश्चित काल तक बिना किसी समय सीमा के संसद की भाषा बनाता है। संसदीय समिति है अगला टॉपिक। भारतीय संसद के संदर्भ में विभागीय संबंधित अस्थायी समितियां DRSCS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। विभागीय संबंधित अस्थायी समितियां संसद के प्रति कार्यपालिका के अधिक जवाबदेही, विशेष रूप से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 जो है सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा में 10। लोकसभा के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों को सभापति द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जाता है। कोई भी मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के योग्य नहीं है।
पहला कथन गलत है, वे संवैधानिक निकाय नहीं है। लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर 1993 में संसद में 17 विभागीय स्थायी समितियां स्थापित की गई। 2004 में ऐसी 7 और समितियां स्थापित की गई। इस प्रकार इनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई। 24 विभागीय स्थायी समितियों में से 8 राज्यसभा के अधीन और 16 लोकसभा के अधीन काम करती हैं। कथन दूसरा गलत है, प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि में से 1 वर्ष है। कथन तीसरा सही है, वे संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। विभागीय स्थायी समितियां कार्यपालिका पर वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर अधिक प्रभावी ढंग से बहस करने में संसद की सहायता करती है। चौथा कथन सही है, समितियां विधानमंडल को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने और उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से, शीघ्रता से और कुशलता से विनियमित करने में सहायता करती है। वे संसद को उन विधेयकों और मामलों की गहन और व्यवस्थित जांच करने में सहायता करती है जिन पर सदन में विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती। इन विधेयकों को अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा समिति को भेजे जाते हैं। समितियां उन मामले पर विशेषाधिकार भी प्रदान करती है जो उन्हें भेजे जाते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। भारत की संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट के उपरोक्त में से कितने तत्व हैं? तो आंसर हो जाएगा डी। बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के अलावा बजट में कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। कुल मिलाकर बजट में निम्नलिखित शामिल है। पहला है राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान। दूसरा है राजस्व बढ़ाने और तरीके और साधन। तीसरा है व्यय का अनुमान। चौथा है समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण और उस वर्ष किसी घाटे या अधिशेष के कारण। और पांचवा है आगामी वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाएं परियोजनाओं की शुरुआत। लोकसभा की सामान्य परियोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। सामान्य परियोजना समिति का गठन पहली बार माननीय अध्यक्ष द्वारा 26 नवंबर 1954 को किया गया था। यह सदन के मामलों से संबंधित मामलों पर विचार करती है और सलाह देती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। पहला कथन सही है। इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया कि अध्यक्ष सदन में विभिन्न दलों और समूहों के प्रतिनिधियों को विश्वास में ला सकें और उनके साथ अनौपचारिक परामर्श कर सकें। कथन दूसरा गलत है। माननीय अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त दिए कथनों में कितने कथन सही हैं? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 2 कथन जो है सही है। भारतीय संसदीय समूह IPG एक ऐसा मंच है जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के बीच संवाद, चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह सांसदों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। कथन पहला गलत है। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन वर्ष 1949 में विधान द्वारा 16 अगस्त 1948 को अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था। कथन दूसरा गलत है। भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता सभी संसद सदस्यों और पूर्व सांसद सदस्यों के लिए खुली है। संसद का कोई भी सदस्य आजीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान करके समूह का आजीवन सदस्य बन सकता है। संसद न रहने पर समूह के किसी भी आजीवन सदस्य को सहयोगी आजीवन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। समूह के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण कार्यकारी समिति में निहित है। तीसरा कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। कथन चौथा सही है। समूह का उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना और संसद के समक्ष आने वाले मुद्दों पर सेमिनार आदि आयोजित करके संसद सदस्यों की जानकारी प्रसारित करना। यह राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर व्याख्यान आयोजित करता है और अन्य संसदों के सदस्यों के साथ संपर्क विकसित करने के उद्देश्य से विदेशी देशों की यात्राओं की व्यवस्था करता है। संसदीय मंचों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन कौन से कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। कथन पहला गलत है। ये सभी संसदीय मंच फोरम का पदेन अध्यक्ष स्पीकर होता है। सिर्फ जनसंख्या और जन स्वास्थ्य पर बने संसदीय मंचों को छोड़कर, क्योंकि राज्यसभा के सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के स्पीकर पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। कथन दूसरा गलत है। प्रत्येक मंच या फोरम में 31 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। फोरम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर इनमें 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। विभागीय संबंध समिति DRSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में जो कितने गलत है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। पहला कथन सही है। विभाग संबंधी स्थायी समितियों का पुनर्गठन प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों पीठासीन अधिकारियों द्वारा संबंधित दलों और सरकार के परामर्श से किया जाता है। कथन दूसरा सही है। लोकसभा की समितियों की संख्या राज्यसभा से अधिक है। कथन तीसरा गलत है। 24 विभागीय संबंधी स्थायी समितियां हैं। इनमें से प्रत्येक समिति 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। संयुक्त संसदीय समिति JPC
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आप दिए कथनों में कितने सही हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। पहला कथन गलत है। समिति के सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। इसकी अवधि समाप्त होने या कार्य पूरा होने के बाद कोई निश्चित संख्या भंग नहीं होती। दूसरा कथन सही है। जेपीसी की स्थापना संसद के एक सदन में पारित प्रस्ताव द्वारा की जाती है और दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति व्यक्त की जाती है। तीसरा कथन गलत है। जेपीसी की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। कथन चौथा सही है। सरकार को जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही पर रिपोर्ट देना आवश्यक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।